सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम सभी आशा करते हैं आप सब अपने घर में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और अपने पाठ को, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। चलिए बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा। अपने पाठ को प्रारंभ करने से पहले आज का हमारा मंत्र है पंचाक्षर मंत्र। इसका उच्चारण करेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद, मेरे साथ 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। सारी ऊर्जा, सारी ऊष्मा अपने नेत्रों पर और अपने चेहरे पर धीरे धीरे आंखें खोलिए। जैसा कि बच्चों, मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि मंत्रों का हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव, मंत्र हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, उनका हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप मेरे साथ जब इन्हें उच्चारित करते हैं, इन्हें कंठस्थ करने का भी प्रयास साथ साथ करिए। चलिए बच्चों, आज अपने पाठ पर आते हैं। आज का हमारा पाठ है संधि। संधि के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपने पाठ को शुरू होने से पहले इसे हम अपने वास्तविक और व्यवहारिक जीवन से संबंधित कर देखते हैं कि संधि क्या है। मैंने आपको बताया था, हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि आपके किसी मित्र से या भाई बहन से या किसी सगे संबंधी से अगर कुछ मन मुटाव हो जाता है या झगड़ा हो जाता है, कुछ समय के बाद वो मन मुटाव, वो समस्या, वो झगड़ा खत्म हो जाता है और आप वापस से मिल जाते हैं, तो उस मेल को हम संधि कहते हैं। इसे हम देश के उसके देशों के उदाहरण से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हम भारतवर्ष में रहते हैं, हम भारतीय हैं, हमारे भारत देश का अपने पड़ोसी देशों से अलग अलग भिन्न संबंध रहता है। किसी से जो है हम भारत देश का बहुत अच्छे मैत्रीय संबंध होते हैं और किसी से वैचारिक मतभेद होता है। जैसा कि आप अभी व्यवहारिक उदाहरण देख सकते हैं कि भारत और चीन के संबंधों में मतभेद चल रहा है, परंतु जब ये मतभेद, ये मनमुटाव, ये समाप्त हो जाता है और वापस मेल हो जाता है, संबंध वापस स्थापित होते हैं, तब हम कहते हैं दो देशों के बीच संधि होगी। ठीक है। अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मेल या जोड़ना, जोड़ या जोड़ना। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो शब्दों के मिलने पर, जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण, अर्थात जैसे ये दो शब्द हैं, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में देखिए कौन सी ध्वनि आ रही है, कौन से स्वर की, ऊ की, और दूसरे शब्द के पहले वर्ण, दूसरा शब्द ये है, इसके पहले वर्ण में देखिए क्या ध्वनि आ रही है, ऊ की। दोनों को मिलाकर पहले वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। एक बार दोबारा से समझेंगे। दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। तो इस प्रकार जैसे भानु में आपको अंत में ऊ की ध्वनि सुनाई दे रही है, ऊ, और उदय में ऊ, ऊ और ऊ, दो छोटा ऊ मिलाकर बने बड़ा ऊ। तो इससे जो विकार उत्पन्न हुआ, परिवर्तन हुआ और जिस नवीन शब्द की उत्पत्ति हुई संधि के अंतर्गत हुई, उससे क्या शब्द बना, भानु जमा उदय, भानुदय। एक और उदाहरण देखिए, रमा जमा ईर्ष, अंतिम में आ ध्वनि आ रही है और प्रथम ई, आ जमा ई, तो क्या बन गया, ए। शब्द क्या बनेगा, रमा जमा ईर्ष, रमेश। आशा करती हूँ बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए हम आए संधि के भेदों पे कि संधि के भेद कौन कौन से हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि
और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हम स्वरों के आधार पर होने वाले परिवर्तन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, यानी कि स्वरों में जो परिवर्तन होता है, स्वरों के कारण जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम व्यंजनों के द्वारा होने वाले परिवर्तन के बारे में विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं और व्यंजनों से होने वाले संधि को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। विसर्ग संधि के अंतर्गत हम विसर्ग के कारण उत्पन्न होने वाले विकार का अध्ययन करते हैं, यानी कि विसर्ग से होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं विस्तार पूर्वक। अब स्वर संधि के भेद आप सभी ने जाने। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्ध संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत नियम क, ख, ग, घ, ड़, च और छ का अध्ययन होगा और आप इसके नियमों के आधार पर व्यंजन संधि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। और विसर्ग संधि के अंतर्गत हम नियम क, ख, ग और घ का अध्ययन करेंगे, जिन नियमों के आधार पर हम विसर्ग संधि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में देखते हैं, अब सभी बच्चे अपने साथ अपनी पाठ्य पुस्तक अवश्य रखेंगे, फिर चाहे आप लाइव क्लास में हैं, चाहे आप डाउन क्लास में हैं, चाहे आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि साथ साथ आपको पाठ्य पुस्तक में से भी बताया जाएगा, जिससे आपको पाठ को समझने में और आसानी होगी। अब हम स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को बहुत विस्तार पूर्वक पाठ्य पुस्तक के साथ अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम अयादि संधि के बारे में जानेंगे। जैसे कि ए अयादि संधि का नियम है, तथा ओ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने पर उनके स्थान पर कर्मशः अय, आए तथा अव, आव हो जाता है। इसे हम अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए जमा अ तो क्या हो गया, अय। जैसे ने जमा अन, नयन। ऐसे ही ए जमा अ हो गया आए, गै जमा अक, गायक। ओ जमा अ हो गया अव, भौ जमा अन हो गया भवन। ओ जमा अ हो गया आव, भौ जमा उक हो गया भावुक। ओ जमा ई हो गया आवी, नौ जमा एक हो गया नाविक। अब बच्चों, व्यंजन संधि को देखो। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम व्यंजनों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर संधि का अध्ययन करते हैं। व्यंजन संधि को समझने के लिए सत और जन तथा जगत और ईट शब्दों के मेल को समझिए। जब सत और जन शब्दों की संधि होती है तो सज्जन बनता है। यहाँ सत का त, जैसा कि मैंने बताया था, पहले शब्द का दूसरा वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहला व्यंजन यानी त और ज जब मिलते हैं तो जज बनता है, तो ये सज्जन का जज बनाते हैं। वही हम जगत और ईश यानी कि त और ई शब्दों की संधि होती है तो जगदीश बनता है। यहाँ पे जगत का त व्यंजन और ईश का ई स्वर संधि करके जगदीश का दी बनाते हैं। तो व्यंजन संधि में या तो एक स्वर एक व्यंजन हो या दोनों व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होती है। इस तरह व्यंजन व्यंजन या व्यंजन स्वर की संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसको परिभाषा के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के नियमों को समझेंगे। इसका पहला नियम है किसी वर्ग के पहले वर्ण, या जैसे हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग होता है, आपने वर्ण विचार में पढ़ा है। तो जैसे क ख ग घ ड़ क वर्ग हो गया, च छ ज झ झ ये च वर्ग हो गया। इसी प्रकार पहले वर्ण का मेल किसी स्वर या उसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण य र ल व
में से किसी वर्ण से हो तो वर्ग का पहला वर्ण स्वयं ही तीसरे वर्ण, जैसे तीसरा वर्ण क्या हुआ क का, क वर्ग का तीसरा वर्ण ग हो गया, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दिक् जमा गज, दिग्गज वर्ण के तीसरे वर्ण से संधि हो गई। ठीक है, तीसरा वर्ण क्या है ग। षट जमा आनन, षणानन किसी स्वर से संधि हो गई। षट जमा रिपु, षड्रिपु र से संधि हो गई। अब अन्य उदाहरणों से हम समझेंगे। दिक् जमा अंबर, दिगंबर। वाक जमा दान, वाकदान। इसी प्रकार आगे हम इसको समझेंगे। तत् जमा अनुसार, तदनुसार। दिक् जमा दर्शन, दिग्दर्शन। अब इसका दूसरा नियम है, ख नियम है, किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि क, च, ट, त, प का मेल म या न से होने पर वह वर्ण उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाता है, यानी कि पंचम वर्ण बन जाता है। जैसे वाक जमा मय, पंचम वर्ण आप सभी बच्चे जानते हैं, वर्ण विचार में आपने पढ़ा है। जैसे क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का जो आखिरी वर्ण होता है उसे पांचों वर्गों के आखिरी वर्णों को हम पंचम वर्ण कहते हैं। जैसे वाक जमा मय, वाग्मय। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। उत जमा नयन, उन्नयन। तत् जमा मय, तन्मय। त या द का मेल च या छ से होने पर त या द के स्थान पर च हो जाता है। मतलब त या द का मेल अगर च या छ से होगा तो त का द के स्थान पर च हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण से हम इसको पूर्णतः स्पष्ट करेंगे। और ज या झ से होने पर ज, ट या ठ से होने पर ट, और ढ से होने पर ड, और त से होने पर ल हो जाता है। ठीक है, नियम है, इसे हमें याद रखना है, पर हम देखेंगे इसे उदाहरण के रूप में परिणित कर कर। जैसे जगत जमा छाया, जगत छाया। सत जमा जन, सज्जन। उत जमा चारण, उच्चारण। तत् जमा लीन, तल्लीन। संधि के पाठ में आप उदाहरणों की सहायता से ही इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए इसका घ नियम। त का मेल किसी स्वर या ग, घ, द, ध, ब, भ, र से होने पर त के स्थान पर द हो जाता है। अब इस नियम के आधार पर हमें याद रखना होगा। जैसे सत जमा इच्छा, सदिच्छा। तत् जमा रूप, तद्रूप। जगत जमा ईश, जगदीश। भगवत जमा भक्ति, भगवत भक्ति। तो इस प्रकार से हम इसके नियमों को उदाहरणों सहित जानेंगे। ड है, इसका ड नियम है त या द का मेल श से होने पर त या द के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। वो कैसे? जैसे उत जमा श्वास, तो क्या हो गया? उच्च श्वास। सत जमा शास्त्र, सच शास्त्र, सच शास्त्र। तो इसमें इस पाठ में बेटा उच्चारण का बहुत महत्व है। अगर आप पढ़ने के इसको सिर्फ देख कर समझना चाहेंगे तो आपको बहुत कठिनाई होगी। साथ साथ अगर आप उदाहरणों को लिखेंगे और उच्चारित करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा इस पाठ को समझना। इसीलिए इस पाठ के उदाहरणों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उच्चारण के साथ पढ़ें। कक्षा में संभव नहीं है ऐसा, लेकिन आप घर पर हैं अब तो आपके पास अच्छा अवसर है कि आप उच्चारण के साथ साथ पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इतने नियमों को आप ध्यान रखिएगा। एक बार दोहराते हैं। व्यंजन के हमने व्यंजन संधि के बारे में जाना, उसमें हमने व्यंजन संधि की परिभाषा को जाना कि व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात यहाँ एक स्वर एक व्यंजन होता है या फिर दोनों व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन संधि के नियमों के बारे में जाना। क नियम, जिसमें किसी वर्ण के पहले वर्ण
का मेल किसी स्वर या उसी वर्ण के तीसरे चौथे वर्ण या अंतस्थ व्यंजन यर लव में से किसी वर्ण के साथ हो तो वर्ग का पहला वर्ण स्वयं ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण से इसे समझा। फिर ख जाना, किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल म या न से होने पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण या पंचम वर्ण बन जाता है। फिर उदाहरणों से ही जाना। ग नियम में हमने जाना त या द का मेल च या छ से होने पर त या द के स्थान पर च हो जाता है। ज या झ से होने पर ज, ट या ठ से होने पर ट, ड या ढ से होने पर ड और त से होने पर ल हो जाता है। फिर हमने इसे उदाहरणों सहित समझा। घ नियम में हमने जाना कि त का मेल किसी स्वर ग घ द ध ब भ र से होने पर त के स्थान पर द हो जाता है। उदाहरण सहित इसे समझा। ड नियम में हमने जाना त या द का मेल श से होने पर द या ध के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। ठीक है, आप सभी बच्चे इस पाठ को पुनः पाठ्य पुस्तक में से पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा सहित इसके नियमों को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, साथ साथ दो दो उदाहरण भी लिखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे का पाठ लेकर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।